हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडबॉल। आज के इस वीडियो के अंदर हम करेंगे यूनिट 1 ऑफ MPA 15। MPA 15 मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इग्नू में एक पेपर है जिसका नाम है पब्लिक पॉलिसी। तो इसी को हम डिटेल से पढ़ते हैं, यूनिट वाइज कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये UGC नेट का जब एग्ज़ाम आप देते हैं यूनिट 8 जो कि पब्लिक पॉलिसी है, उसका कंटेंट भी बहुत कम अवेलेबल होता है, लेकिन यहाँ से आप यूनिट वाइज बहुत डिटेल में इसे समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। स्टार्ट करते हैं। हम इसमें सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। देखिए, हम बात करते हैं पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या होता है। पब्लिक पॉलिसी का मतलब है गवर्नमेंट के डिसीजंस और एक्शन, जो उनके काम होते हैं, जो पब्लिक के लिए लिए जाते हैं। कोई भी एक्शन, प्लान, डिसीजन जो पब्लिक के लिए लिए जाते हैं, जैसे कि एजुकेशन पॉलिसी बनाना, हेल्थ पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी, ये सब जो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के लिए किए जाते हैं। ये पॉलिसीज़ बताती हैं कि सरकार क्या कर रही है, सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, कौन सा एक्शन ले रही है, कौन से डिसीजन ले रही है, यानी सरकार किस फील्ड में काम कर रही है और क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, क्या उसका मतलब वे क्या है करने का। बात होती है इसकी कब से शुरू हुई। तो देखिए, पब्लिक पॉलिसी को एक एकेडमिक सब्जेक्ट यानी पढ़ाई का एक अलग सब्जेक्ट मानकर पढ़ना, उसके रूप में 1950s के दौरान जो है इसे उसके आसपास इसे डेवलप किया गया था। उस टाइम के बाद से ये फील्ड बहुत रैपिडली ग्रो हुई है, बहुत ही ज़्यादा इसमें ग्रो हुआ है, डायनेमिक हुआ है। अब ये एक अपना अलग डिसिप्लिन सब्जेक्ट बनने की कोशिश कर रहा है। अब जो है पॉलिसी साइंसेस एक अलग ही सब्जेक्ट आपको मिलेगा आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में। किन सब्जेक्ट से ये रिलेटेड था पहले? तो देखिए, पब्लिक पॉलिसी एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, मतलब किस सब्जेक्ट का, ये सारे सब्जेक्ट का मिक्सचर होता है इसके अंदर। ये पॉलिटिकल साइंस जहाँ गवर्नमेंट और पावर का स्टडी होता है उसके अंदर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए उसकी स्टडी, इकोनॉमिक्स रिसोर्स बजट का कैसे स्टडी किया जाए उसमें पता चलता था पहले। उसके बाद मैनेजमेंट की स्टडी, यानी कि पॉलिसी को एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करने का क्या प्रोसेस है ना। ये सब मिलकर पब्लिक पॉलिसी को समझाने में हमारी हेल्प करते हैं। ये सारे सब्जेक्ट का मिक्सचर है और ये एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। क्यों कॉम्प्लेक्स हो गई है ये, आज हम देख रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। वाई? तो पब्लिक पॉलिसी अब इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि रिसर्चर और टीचर के लिए इसे समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भाई जब इतनी इसमें ग्रो होगा तो एक स्टेबिलिटी नहीं है, इसमें ग्रो होते जाएगा तो कोई भी इंसान इसको बैठकर समझ ही नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत रैपिड ग्रो कर रही है। तो उसके लिए जब हम किसी चीज़ को कैसे समझेंगे, जब वो एकदम स्टैटिक हो, लेकिन ये बहुत ही मतलब बदल रही है, इसीलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसको समझना, क्योंकि ये बहुत सारे एरियाज़ में काम करती है। एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट में मतलब चली गई है, इसीलिए इसको समझना डिफ़िकल्ट है। देखिए, पब्लिक और प्राइवेट डोमेन का जो कॉन्सेप्ट है ना, पब्लिक और प्राइवेट डोमेन का, वो क्या है। देखिए, पहले पब्लिक का मतलब होता था गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट का मतलब होता था इंडिविजुअल या बिजनेस सेक्टर। ओके, पहले पब्लिक का मतलब क्या होता था, गवर्नमेंट सेक्टर, और प्राइवेट का मतलब बिजनेस सेक्टर। लेकिन अब ये दोनों क्या हो गए हैं, मिक्स हो चुके हैं। ये दोनों मिक्स हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? क्योंकि इसमें कोई ये नहीं है, प्राइवेट कंपनीज भी पब्लिक वेलफेयर में काम कर रही है, जैसे हॉस्पिटल, स्कूल्स, और गवर्नमेंट भी प्राइवेट पार्टनरशिप करती है, जैसे PPP मॉडल हमने देखा था। इसीलिए अब पब्लिक पॉलिसी में दोनों के रोल्स को समझा जाता है, प्राइवेट को भी और पब्लिक को भी। इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे? इस यूनिट में हम स्टडी करेंगे इसके मीनिंग की, इसके नेचर की, स्कोप की, टाइप्स की, सिग्निफिकेंस की और उसके चेंजिंग कंसेप्ट की। तो चलिए हम लोग यहाँ सिग्निफिकेंस से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पब्लिक पॉलिसी एक ऐसा वर्ड है जो हम रोज़ की लाइफ में भी यूज़ करते हैं, जैसे नेशनल हेल्थ पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, वेज पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी, ये सब, फॉरेन पॉलिसी, ये सब। ठीक है, मतलब ये हुआ कि पब्लिक पॉलिसी उन एरियाज से रिलेटेड है जो पब्लिक है, यानी गवर्नमेंट के हैं, यानी जो सब लोगों से जुड़े हुए हैं, जो प्राइवेट हैं या पर्सनल नहीं हैं, जो सब लोगों से जुड़े हुए हैं। सिंपली वर्ड्स में अगर हम समझे ना, तो पब्लिक पॉलिसी इक्वल टू क्या है, वो डिसीजन और वो एक्शन जो गवर्नमेंट पब्लिक के लिए करती है, लोगों के लिए करती है, और जो समाज के कॉमन इंटरेस्ट, जिससे सबका भला हो, वो उससे जुड़े हुए थे, वही पब्लिक पॉलिसी है, जिसमें सबका भला देखा जाता है, कोई इंडिविजुअल ग्रुप का नहीं देखा जाता। पब्लिक का मीनिंग क्या है? तो देखिए,
पब्लिक का मतलब है वो डोमेन या वो क्षेत्र जो प्राइवेट व्यक्तिगत नहीं है बल्कि कॉमन है, सब लोगों का शेयर्ड इंटरेस्ट उसमें है। जैसे अगर रोड्स बनाएंगे हम, तो रोड्स वो हम किसी एक इंसान के चलने के लिए थोड़ी बनाएंगे, वो तो समाज में जितने भी लोग रह रहे हैं उस जगह से गुजरने वाले, वो सब उसका यूज़ करेंगे। वैसे ही अगर हम बात करें हेल्थ सिस्टम की, तो सब लोगों को उस हेल्थ सिस्टम का फ़ायदा मिलेगा। टैक्सेशन ये सब डोमेन्स पर होता है, सब पर लागू होता है। तो ये सब पॉलिसीज़ कॉमन को ध्यान में रख के की जाती हैं। पब्लिक पॉलिसी जो है उसकी जो अर्ली स्टडीज़, पहले उसको स्टडीज़ किसने किसने किया था वो देखते हैं। पहले के टाइम में, पास्ट टाइम की अगर बात करें तो 1950s से पहले, हमने 1950s में तो इसको एक डिसिप्लिन बनते हुए देखा है ना, उससे पहले भी तो हुई होगी। ऐसा तो नहीं है कि 1950 में इसका जन्म हुआ और ये सब्जेक्ट आ गया, नहीं, उससे पहले भी बहुत लोगों ने इसकी स्टडी की थी। तो पब्लिक पॉलिसी की स्टडी मेनली पॉलिटिकल साइंस के रिसर्चर करते थे, जिनके पास पॉलिटिकल साइंस होता था वो लोग करते थे। लेकिन उनका फोकस पब्लिक के कंटेंट पर नहीं बल्कि गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन और उनके पावर स्ट्रक्चर पर होता था। अब पॉलिटिकल वाले क्या करते थे, वो पब्लिक के कंटेंट पे ध्यान नहीं देते थे, वो अपने गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, वो इंस्टीट्यूशन कैसे पावर और ये कर रहा है, उस पर ध्यान देते थे। तो वो प्योरली पब्लिक पॉलिसी के उस पर काम नहीं करते थे, है ना। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ अपने गवर्नमेंट स्ट्रक्चर पर ध्यान देते थे। गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, पॉलिटिकल पावर कैसे मिलती है, इंस्टीट्यूशन जैसे ब्यूरोक्रेसी, पार्लियामेंट, ये सब काम कैसे करते हैं, इन पे मेनली ध्यान दिया जाता था। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के कंटेंट पे ध्यान दे, लेकिन वो ये नहीं देखते थे कि पॉलिसीज़ कैसे बनती है और उनका असर लोगों पर क्या होता है। एक स्कॉलर है थॉमस आर डाई। थॉमस डाई का ऑब्जर्वेशन क्या है इस मामले में, तो देखिए थॉमस डाई जो है वो एक बहुत ही फेमस स्कॉलर हैं पॉलिसी एनालिसिस ने। उन्होंने कहा था कि जो ट्रेडिशनल, पुराने टाइम में ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस स्टडीज डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशन विच पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड, यानी कि जो पहले के जो एक्सप्लोर किया उन्होंने कि इंस्टीट्यूशंस और पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के कंटेंट, उनके बीच में जो है ना कोई कनेक्शन नहीं हुआ करता था। मतलब उन्होंने ये एक्सप्लोर नहीं किया कि कंटेंट क्या है, बस सिर्फ स्ट्रक्चर को पढ़ना यही सब था। पहले लोग बस ये पढ़ते थे कि पॉलिसी कहाँ बनती है, लोगों को पता था भाई पॉलिसी पार्लियामेंट में बनती है, तो बस उन्होंने स्टडी भी यही किया कि पॉलिसी कहाँ बनती है, पार्लियामेंट में बनती है। पर पॉलिसी के अंदर क्या लिखा है और क्यों लिखा है, इसका कभी डीपली स्टडी नहीं किया गया, अध्ययन नहीं किया गया, है ना। ये अनएक्सप्लोर्ड ही रह गया वो चीज़ें। पर आज का जो फोकस है ना वो बदलता जा रहा है। कैसे, आज के टाइम पॉलिटिकल साइंस का फोकस पॉलिसी पर शिफ्ट हो गया है। अब स्कॉलर्स ये स्टडी करते हैं कि पॉलिसी क्यों बनाई गई, क्या उसके कॉजेस, कारण क्या थे और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, उसके कंसिक्वेंसेस क्या हुए, उसके रिजल्ट क्या है पॉलिसी के, गवर्नमेंट के एक्शन के रिजल्ट क्या आए, कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए कोई एक्शन लिया, क्या उसका कोई रिजल्ट आया या नहीं आया। आज इसकी स्टडी करने लगे हैं लोग। यानी अब जो ध्यान गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ और उनके रिजल्ट्स पर दिया जा रहा है, सिर्फ इंस्टीट्यूशन पर नहीं, सिर्फ स्ट्रक्चर की स्टडी नहीं हो रही है पॉलिटिकल साइंस और ये सब में। अब क्या है, मेन फोकस रिजल्ट पर आ चुका है। आउटपुट क्या निकला भाई, आपने एक्शन लिया, उसका कुछ आउटपुट तो निकलेगा ना, उस पर हो गया है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है, हमारा सब्जेक्ट भी यही है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स का मानना है कि पब्लिक सर्विस, पब्लिक जो सर्वेंट्स होते हैं, जो ऑफिसर होते हैं, प्रशासक होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, ये भी पॉलिसी बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि इनके पास क्या होता है, इनके पास स्किल होती है। पर पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टडी मेनली क्या फोकस्ड होता था, पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले सोचते थे कि, मानते थे सब लोग भाई ऐसा कि पॉलिसी इंप्लीमेंट कैसे करनी है, गवर्नमेंट मशीनरी काम कैसे करती है, पब्लिक सर्वेंट का बिहेवियर कैसा होता है, रिसोर्स का अलोकेशन और रिव्यू कैसे होता है, बस ये था। यानी वो एग्जीक्यूशन पार्ट पर फोकस करते थे कि कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है। गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाकर छोड़ दी, वो एडमिनिस्ट्रेशन उसको एग्जीक्यूट करवाएगा, क्रियान्वयन करवाएगा उसका, ना कि पॉलिसी मेकिंग करेगा। लेकिन आज का एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, आज का एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी भी बना रहा है। तो इसका रोल भी बहुत ज़्यादा क्या बना है, डाइवर्सिफाई हो गया है। एक देखिए हम देखते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये समझी गई कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का एक्सपीरियंस पॉलिसी मेकिंग में फीडबैक के रूप में वापस आता है।
यानी अगर एक पॉलिसी अच्छी या बुरी है तो उसके एक्सपीरियंसेस, उसके जो अनुभव से अगली पॉलिसी में सुधार किए जा सकते हैं। मान लीजिए पॉलिसी ए है, कोई भी पॉलिसी है किसी भी चीज़ पर, वो पॉलिसी आगे जा रही है, उसके रिजल्ट अगर बैड आ रहे हैं, अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो अगली नेक्स्ट आने वाली पॉलिसी के लिए ये पॉलिसी जो बैड निकली है उसको रिमूव कर देंगे, कोई और उसमें सुधार हो जाएगा। तो एक तरह से ये फीडबैक का काम करती है। फीडबैक लूप है। फीडबैक मतलब आपके पास वापस उसका फीडबैक भी मिल रहा है, आपको उसके रिजल्ट के तौर पर मिल रहा है, तो ये फीडबैक होता है। ये एक इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन है, यानी कि पब्लिक पॉलिसी एक ऐसा फील्ड है जिसमें पॉलिटिकल साइंस, डिसीजन मेकिंग और पावर की बात की जाती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मशीनरी की बात की जाती है। दोनों का कंट्रीब्यूशन है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो पॉलिसी मेकिंग है, नहीं। पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मिक्सचर कनेक्शन है पब्लिक पॉलिसी। इन दोनों ही सब्जेक्ट से मिलकर बना है, ये मेनली इन दोनों से बना है। पॉलिसी साइंस एक नया ब्रांच निकल कर आया है। आज बहुत सारे हमने बात की थी, ये एक नया ही सब्जेक्ट है। पॉलिसी साइंस एक नई ही ब्रांच है, एक नई शाखा है। आज के टाइम में पब्लिक पॉलिसी एक नया सोशल साइंस ब्रांच बन चुका है जिसे पॉलिसी साइंस कहते हैं, राइट। इसके जो आइडिया है वो हैरोल्ड लासवेल ने 1951 के अंदर दिया था। उन्होंने कहा था कि पॉलिसी साइंस का मेन गोल, एम, मकसद ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट के डिसीजन को साइंटिफिक तरीके से समझाओ और इम्प्रूव करो। मतलब ऐसे नहीं कि बस रूल बना दिए, नहीं, गवर्नमेंट के जितने भी डिसीजन हैं उनको साइंटिफिक तरीके से लोगों तक समझाओ, उनको इम्प्रूव किया जाए, जिसमें वैज्ञानिक उसका यूज़ करके, राइट। पॉलिसी हमने पढ़ा, पॉलिसी क्या है, वही जो गवर्नमेंट वो डिसीजन पब्लिक वेलफेयर से जुड़े होते हैं और वो लेती है। यही सब चीज़ें हमने पढ़ी। नेक्स्ट हम बात करते हैं द आइडिया ऑफ पब्लिक। इसमें हम सबसे पहले समझेंगे पब्लिक का मतलब। पब्लिक पॉलिसी को समझने के लिए सबसे ज़रूरी यही है कि हमें समझना है कि पब्लिक का मतलब क्या होता है। हम डेली लाइफ में बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक हेल्थ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बोलते हैं। इन सब वर्ड्स में एक चीज़ आपको कॉमन लग रही है, वो क्या है, वो है पब्लिक। ये सब उन एरियाज़ के लिए यूज़ होता है जो सबके लिए कॉमन है, ना कि किसी एक व्यक्ति या प्राइवेट के लिए। पब्लिक मतलब सबके लिए। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट की एक हमारे बीच में आती है कि पब्लिक का मतलब है जो चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं और जो कॉमन पर्पस के लिए यूज़ होती है। एग्जाम्पल स्कूल, हॉस्पिटल, रोड्स, है ना। प्राइवेट का मतलब जो चीज़ें व्यक्तिगत बिजनेस या फायदे के लिए, खुद के फायदे के लिए यूज़ होती है। एग्जाम्पल प्राइवेट कंपनीज, पर्सनल प्रॉपर्टी, ये सब। इसीलिए कहा जाता है कि पब्लिक पॉलिसी उन्हीं स्फीयर्स से रिलेटेड होती हैं जो पब्लिक कहलाते हैं, नॉट प्राइवेट। बस पब्लिक पॉलिसी उन्हीं से रिलेटेड है जो पब्लिक कहलाते हैं। पब्लिक सेक्टर क्या करता है, क्वेश्चन आता है पब्लिक सेक्टर क्या करता है। तो देखिए, पब्लिक सेक्टर वो डोमेन है जहां गवर्नमेंट का रोल होता है, जहां गवर्नमेंट इंटरवेंशन या कलेक्टिव एक्शन ज़रूरी तरीके से लेती है, खुद को इंटरवीन करती है। जैसे एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ें सिर्फ प्राइवेट मार्केट पे नहीं छोड़ी जा सकती ना। वो अगर प्राइवेट मार्केट पे छोड़ देंगे तो वो तो अपना फ़ायदा देखेंगे उसमें कि कैसे उनको पैसा मिले, वो करेंगे, फिर पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम नहीं किया जाएगा ना वहाँ पर। इसीलिए ये सब चीज़ें हम प्राइवेट कंपनी के हाथों में नहीं छोड़ सकते मोस्ट ऑफ द टाइम। पब्लिक और प्राइवेट के बीच एक कन्फ्लिक्ट है, वो क्या है, हमेशा से ही एक डिबेट रही है, क्या चीज़ पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए और क्या चीज़ें जो है वो नॉर्मली प्राइवेट में रहनी चाहिए। तो ये बाउंड्री कभी फिक्स नहीं होती, समय के हिसाब से बदलती रहती है, कभी फिक्स नहीं है, डिमार्केशन नहीं है किसी का कि कौन सी चीज़ें हम पब्लिक के हाथ में दें और कौन सी प्राइवेट के हाथ में। तो ये चीज़ें जो है फिक्स नहीं है, बदलती रहती हैं समय के साथ साथ, ये बाउंड्री कभी भी फिक्स नहीं है। ओके, एग्जाम्पल, पहले टेलीकॉम प्राइवेट नहीं था, अब प्राइवेट है। तो वैसे ही तो डब्ल्यू बी बार्बर के अकॉर्डिंग पब्लिक वर्सेस प्राइवेट के जो सेक्टर में 10 डिफरेंसेस उन्होंने बताए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 डिफरेंसेस जिन्होंने कोटेड बाय मैसी इन 1993 में किया गया था, ने बोला कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में 10 बेसिक डिफरेंसेस हैं। वो 10 बेसिक डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे क्या है इसका मतलब, इट फेसेस मोर कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगियस टास्क। इसका मतलब है
पब्लिक वर्क क्लियर नहीं होता, गोल्स कम्प्लेक्स होते हैं। जैसे पॉवर्टी हटाओ, ये तो काम इजी नहीं है ना, तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स जटिल काम है। तो इट फेसेस मोर कॉम्प्लेक्स एम्बिगियस टास्क, नॉर्मली जो पब्लिक का काम होता है। पब्लिक सेक्टर की यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं इन 10 पॉइंट्स में एक तरह से विशेषताएं बताई गई हैं कि वो कैसे अलग है। इट हैज़ मोर प्रॉब्लम्स इन इम्प्लीमेंटिंग इन डिसीजन, यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को लागू करना मुश्किल होता है। रूल्स, रेड टेप, ये सब चीज़ें आ जाती है, जल्दी से वो सब काम किया नहीं जा सकता है। फिर आता है इट एम्प्लॉयज़ मोर पीपल विद अ वाइडर रेंज ऑफ मोटिवेशन, यानी कि पब्लिक सेक्टर में अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आते हैं, तो सबका मोटिव अलग है, सबका उद्देश्य अलग है अपना, क्योंकि अलग अलग लोगों से अलग अलग जगह से आ रहे हैं ना। इट इज़ मोर कंसर्न्ड विथ सिक्योरिंग अपॉर्चुनिटीज़ और इम्प्रूविंग कैपेसिटीज़, यानी कि फोकस सिर्फ प्रॉफिट नहीं, लोगों के स्किल्स और अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाने पर दिया जाता है इसमें। ओके, फिर आता है इट इज़ मोर कंसर्न्ड विथ कंपनसेटिंग फॉर मार्केट फेलियर, यानी जहाँ प्राइवेट मार्केट फेल होती है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, कोई भी, वहाँ सरकार आती है। अब आपकी प्राइवेट मार्केट वो फेल हो जा रही है किसी फील्ड में, तो वहाँ अब सरकार अपना हस्तक्षेप करेगी, इंटरवीन करेगी, क्योंकि भाई प्राइवेट मार्केट फेल हो चुका है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना सिस्टम, इसीलिए। फिर क्या है, फिर ये पॉइंट है कि इट इंगेजेस इन एक्टिविटीज़ विद ग्रेटर सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस, यानी कि गवर्नमेंट एक्शन ऑफन सिम्बलाइजेस जस्टिस, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी। ये इन चीज़ों को, जहाँ हमारी डेमोक्रेसी आज सिंबॉलिक है, उस चीज़ को भी अपने साथ लेकर चलता है। भाई जस्टिस, न्याय करना ज़रूरी है, समाज में इक्वलिटी रखना ज़रूरी है, डेमोक्रेसी लेकर आना ज़रूरी है, वो बातें करता है। इट इज़ हेल्ड टू स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ कमिटमेंट एंड लीगलिटी, यानी कि हर काम कानूनी प्रोसेस के अंदर होना चाहिए, बिना कानून के प्रोसेस के आप कुछ भी कर रहे हो नहीं, स्ट्रिक्ट और कानून के बेस पर होना चाहिए। इट हैज़ अ ग्रेटर अपॉर्चुनिटी टू रिस्पॉन्स टू इशू ऑफ फेयरनेस, यानी कि हर डिसीजन में इंसाफ और इक्वलिटी का ध्यान रखा जाता है। पब्लिक की बात हो रही है यहाँ पे, पब्लिक में क्या क्या विशेषताएं हैं पब्लिक पॉलिसी के अंदर, तो हर समय किस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि लोगों के साथ ना इंसाफ, फेयरनेस, इक्वलिटी हो, बराबर मिले सबको रिसोर्सेज वगैरह। फिर आता है इट मस्ट ऑपरेट और अपीयर टू ऑपरेट इन पब्लिक इंटरेस्ट, गवर्नमेंट का एम हमेशा जनहित होना चाहिए, खुद का हित नहीं होना चाहिए, जनता के हित के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करो। फिर है इट मस्ट मेंटेन मिनिमल लेवल्स ऑफ पब्लिक सपोर्ट, लोगों का ट्रस्ट और सपोर्ट मेंटेन करना ज़रूरी है, ट्रस्ट बनाए रखो। पब्लिक का सपोर्ट तभी मिलेगा ना जब लोग आपको ट्रस्ट करेंगे। अगर पब्लिक आप पर ट्रस्ट नहीं कर रही है तो आपकी सरकार ही नहीं चलेगी, वो बात यहाँ पर की गई है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी कंसेप्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि हम कह सकते हैं लोक प्रशासन, लोग यानी सरकार, मतलब लोगों का प्रशासन, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट है, एक ऐसा टूल है। इसका काम क्या है? इसका काम है पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करना, जनहित को सर्व करना, लोगों के जो हित में है, यानी प्राइवेट इंटरेस्ट नहीं है इसका काम। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है जनता के हित के लिए काम करना। इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल थिंकर के व्यूज़ क्या हैं इसको लेकर? पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट का व्यू, उनके हिसाब से जो मार्केट ही प्राइवेट और पब्लिक इंटरेस्ट के बीच बैलेंस बना सकता है। वो कहते हैं, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स के इकोनॉमिस्ट हैं, वो क्या कहते हैं कि जो मार्केट्स हैं वही पब्लिक और प्राइवेट इंटरेस्ट के बीच बैलेंस बना सकते हैं। मतलब मार्केट सिस्टम ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा कि सबका फायदा हो, राइट। फिर आता है न्यू लिबरलिज्म का व्यू, ये जो नई विचारधारा है, हम उदारवाद जिसे कह सकते हैं, न्यू लिबरलिज्म का व्यू, ये क्या कहता है? ये कहता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, एक ज़्यादा रैशनल और इफ़ेक्टिव तरीका है पब्लिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने का। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एक ज़्यादा रैशनल, तार्किक तरीका है, इफ़ेक्टिव तरीका है, जिससे पब्लिक के इंटरेस्ट प्रमोट किए जा सकते हैं। पब्लिक, जनता के जो हित में जो चीज़ें हैं उनको और ज़्यादा प्रमोट किया जा सकता है। अब हम यहाँ पर मैक्स वेबर का भी व्यू देख लेते हैं। मैक्स वेबर ने बोला था कि इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में ब्यूरोक्रेसी बढ़ाने का रीज़न रैशनलाइजेशन है, मतलब हर चीज़ को लॉजिक और रूल्स के बेस पर चलाना।
ब्यूरोक्रेट का मतलब सिविल सर्वेंट, उनका काम है इलेक्टेड लीडर्स जो कि पब्लिक की रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अब इलेक्टेड लीडर कौन होते हैं? जो जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं, तो पब्लिक का जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इलेक्टेड लीडर की विल को इम्प्लीमेंट करना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है। ब्यूरोक्रेट का क्या काम है? ब्यूरोक्रेट जो सिविल सर्वेंट होते हैं, जो सरकारी नौकर होते हैं, सेवक होते हैं लोगों के, उनका यही काम है कि जो इलेक्टेड लीडर हैं, जो पॉलिटिकल लीडर हैं, उनके विल को इम्प्लीमेंट करना जो वो जनता के हित में चाहते हैं। इसीलिए पब्लिक ब्यूरोक्रेसी सरकारी प्रशासन प्राइवेट ब्यूरोक्रेसी से अलग होती है, क्योंकि इसका मेन एम होता है पब्लिक सर्विस करना, ना कि प्रॉफिट को बढ़ाना, अपनी जेब भरना। ये नहीं होता इसका मतलब। ओके, आई होप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे पोस्ट वॉर, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद का क्या बदला, इसमें क्या बदलाव आया वो देखेंगे। वर्ल्ड वॉर के बाद ये आइडियल सोच कम होने लगी थोड़ी। लोगों ने देखा कि ब्यूरोक्रेट्स भी हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट में काम तो नहीं कर रही हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि जो ब्यूरोक्रेसी वाले लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं बड़े बड़े, वो सिर्फ और सिर्फ जनता की भलाई के लिए काम करें, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। हर्बर्ट साइमन ने यहाँ पर क्या कहा है? हर्बर्ट साइमन ने कहा ब्यूरोक्रेट्स में बाउंडेड रेशनैलिटी होती है, मतलब उनका डिसीजन मेकिंग लिमिटेड होता है। वो हर सिचुएशन में लॉजिकल और पब्लिक ओरिएंटेड नहीं हो सकते। वो उनकी सोचने की सीमित शक्ति जो है वो तार्किक नहीं हो सकती, इतनी बहुत ही सीमित तार्किकता का सिद्धांत उन्होंने दिया था। म्यूलर ने भी कहा है ब्यूरोक्रेट्स के अपने पर्सनल गोल्स होते हैं, वो खुद की पहले पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, उनके खुद के उद्देश्य होते हैं, वो हमेशा पब्लिक वेलफेयर के लिए काम नहीं करते हैं। फिर अबरबैच ने का ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? अबरबैच ने अपनी रिसर्च में कहा अब पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेट के रोल्स के बीच लाइन ब्लर हो गई है। पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट के रोल्स के बीच जो लाइन है ना, जो अलग अलग इनका काम था, वो एकदम ब्लर हो चुकी है। कैसे? मतलब दोनों का काम जो है ना वो मिक्स हो चुका है, हाइब्रिड सिस्टम बन गया है। हाइब्रिड मतलब मिक्सअप हो चुका है, यहाँ पे एक वर्ड है ना, हाइब्रिड हो चुका है। पहले क्लियर डिस्टिंक्शन था, पहले पॉलिटिशियन को सिर्फ पॉलिसी बनानी होती थी और ब्यूरोक्रेट को सिर्फ पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी होती थी, लेकिन अब दोनों मिलकर दोनों काम करते हैं। अब क्या है भाई, एडमिनिस्ट्रेशन भी पॉलिसी बना रहा है, पॉलिटिक्स भी पॉलिसी बना रहा है, तो हाइब्रिड मॉडल आ चुका है यहाँ पर, तो दोनों मिक्सअप हो चुका है। इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स ओवरलैपिंग में हो चुके हैं, ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को। आज के टाइम में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स क्लियरली अलग अलग नहीं रहे हैं, दोनों इंटरेक्ट और ओवरलैप करते हैं, दोनों आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं और क्या करते हैं, ओवरलैप भी करते हैं। प्राइवेट कंपनीज पब्लिक प्रोजेक्ट्स में पार्टनरशिप करती हैं। हमने बहुत बार PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को पढ़ा, जिसमें दोनों मिलकर काम कर रही है। गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के नॉर्म्स अडॉप्ट करती है। गवर्नमेंट जो है प्राइवेट कंपनी से सीखती है कि भाई जल्दी काम कैसे करना चाहिए, तो एफिशिएंसी बढ़ाओ, कंपटीशन लेके आओ। तो गवर्नमेंट भी आजकल प्राइवेट सेक्टर्स के मॉडल्स को अडॉप्ट कर रही है। यानी अब ये दोनों एक दूसरे से पूरे ऑपोजिट नहीं रहे, बल्कि इंटरकनेक्टेड सिस्टम बन चुका है इनका, आपस में ये मिल चुके हैं, ओवरलैप करते जा रहे हैं। अब हम समझेंगे कंसेप्ट क्या है पॉलिसी का, कंसेप्ट क्या है। जैसे पब्लिक, पहले तो हम समझना पड़ेगा पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या है ना। अभी हमने पब्लिक का मतलब समझा, वैसे ही पहले पॉलिसी का मतलब समझेंगे, तब बाद में जब इनको समझ लेंगे ना तो हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, हमारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। देखिए पॉलिसी का मतलब क्या होता है, हम कोशिश करेंगे इनका जो मतलब है वो डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। पब्लिक का भी कंसेप्ट बड़ा कॉम्प्लेक्स है और पॉलिसी भी वैसा ही है, क्लियर कट टर्म नहीं है ये कि एकदम ये वर्ड में आप इसको डिफाइन कर दो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही कॉम्प्लेक्स है। पॉलिसी का बेसिक मतलब अगर हम समझे तो वो होता है गाइडेंस फॉर एक्शन, यानी क्या करना है और कैसे करना है, उसका एक प्लान, एक डिसीजन, एक डायरेक्शन, बस ये मतलब है कि अ गाइडेंस फॉर एक्शन। ये लाइन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, गाइडेंस फॉर एक्शन। क्लियर कुछ नहीं है कि पॉलिसी एग्जैक्टली क्या है, नहीं, एक नॉर्मली हम अगर बेसिक मीनिंग देखें तो गाइडेंस फॉर एक्शन है, क्या करना है, कैसे करना है और किस डायरेक्शन में करना है। पॉलिसी किस फॉर्म में होती है, पॉलिसी कोई तरह से एक्सप्रेस की जा सकती है, इसका कोई ये नहीं है, बहुत अलग अलग कई भी तरह से यह एक्सप्रेस की जा सकती है। जैसे कि अ डिक्लेरेशन ऑफ गोल्स, क्या अचीव करना है,
वी एम टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर ऑल। अगर ये लाइन मैंने कही है कि वी एम, हमारा एम है कि वी एम टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर ऑल, मुझे सबको शिक्षा देनी है, तो ये एक तरह से हमने डिक्लेयर कर दिया अपने गोल को पहले ही। फिर आता है डिक्लेरेशन ऑफ कोर्सेज ऑफ एक्शन, यानी कि कैसे अचीव करेंगे कोर्स ऑफ एक्शन। वी विल बिल्ड मोर गवर्नमेंट स्कूल्स, हम कैसे, हमारा एम क्या है, एजुकेशन सबको देना है, लेकिन करेंगे कैसे, आपको एजुकेशन देनी है सबको, करोगे कैसे। तो यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन बताओ पहले कि आपको कैसे अचीव करना है वो अपना गोल। तो आपको ये कहना पड़ेगा कि वो आप बिल्ड करोगे गवर्नमेंट स्कूल्स। तो पहले ये आप कैसे करोगे, कोर्स ऑफ एक्शन बताओ, करने का तरीका बताओ। अ डिक्लेरेशन फॉर जनरल पर्पस, यानी कि जनरल पर्पस, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, आपका जनरल पर्पस होना चाहिए ना कि जो सबके लिए सही हो। तो ओवरऑल आपका पर्पस, जनरल पर्पस, जैसे जनरल विल आती है ना रूसो की, वैसे ही जनरल पर्पस भी है, वो क्या है। तो इसका मतलब होता है इम्प्रूविंग लिटरेसी इन द नेशन, कि भाई मुझे राष्ट्र के अंदर अपनी लिटरेसी, अपनी साक्षरता को बढ़ाना है, इसीलिए तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा एम है सबको मैं एजुकेशन प्रोवाइड करूँ। मेरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा कि मैं किस तरीके से करूँ, मैं सब जगह स्कूल बनाकर करूँ, गवर्नमेंट स्कूल बनाऊँ, ठीक है। और फिर होता है एन अथॉरिटेटिव डिसीजन, यानी कि फाइनल गवर्नमेंट डिसीजन क्या होगा। पार्लियामेंट एजुकेशन के लिए क्या करेगी, एजुकेशन पॉलिसी पास की उसने, तो ये उसने एजुकेशन के लिए कदम उठाया। तो ये मतलब पॉलिसी एक गोल प्लस मेथड प्लस डिसीजन का कॉम्बिनेशन है। क्या है पॉलिसी, पॉलिसी एक गोल प्लस मेथड, कोई जिस तरीके से काम करोगे, प्लस क्या है डिसीजन, जो गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है, इन सब का मिला जुला रूप क्या होता है, वो होता है पब्लिक पॉलिसी। ओके, ये पॉलिसी को बेसिक में हमने समझा। अब कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स के मीनिंग्स देखते हैं, जैसे कि जिसमें आता है जो हॉगवर्ड और गुन हैं, उन्होंने स्पेसिफाई किया है 10 यूजेस ऑफ द टर्म पॉलिसी। उन्होंने 10 तरीके मतलब बताए हैं कि 10 अलग अर्थ बताए हैं, यूजेस बताए हैं पॉलिसी वर्ड के। वो क्या क्या हैं, पहला तो क्या है कि लेबल फॉर अ फील्ड ऑफ एक्टिविटी। लेबल फॉर अ फील्ड ऑफ एक्टिविटी मतलब एक सब्जेक्ट एरिया, जैसे हेल्थ पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, कोई अलग फील्ड है ना, हेल्थ का अलग फील्ड है, एजुकेशन का अलग फील्ड है, तो वही एक लेबल लगा दो, लेबल फॉर फील्ड एक्टिविटी। फिर दूसरा है एन एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर्ड स्टेटस ऑफ अफेयर्स, यानी कि कैसे फ्यूचर चाहिए, कैसा फ्यूचर चाहिए आपको, पोल्यूशन फ्री चाहिए इंडिया, तो ये आपका एक होना चाहिए डिजायर्ड स्टेट, आप कैसा फ्यूचर चाहते हो स्टेट का, अपनी कंट्री का। फिर स्पेसिफिक प्रपोजल्स, यानी कंक्रीट प्लान्स या सजेशंस दो, एक पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको काम करना है, कंक्रीट होना चाहिए, एकदम मजबूत होना चाहिए वो। फिर आता है डिसीजंस ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि हम कह सकते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियली डिसाइड करती है, मिलकर सिर्फ सरकार डिसाइड करती है, वो भी होना चाहिए। उसके बाद फ्रंटल ऑथोराइजेशन, यानी ऑफिशियल अप्रूव या सैंक्शन, एक्ट पास करवाओ, ऑफिशियल मतलब फॉर्मल होना चाहिए अथॉरिटी उसके पास, कोई अप्रूवल सैंक्शन ये सब लगाकर। फिर अ प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम, एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान ऑफ एक्शन, वो होता है। देन एन आउटपुट, रिजल्ट के बारे में बात की गई है आउटपुट के अंदर, पॉलिसी का रिजल्ट, प्रोडक्ट, जैसे कोई निकल कर आता है, स्कीम्स निकल कर आई, पॉलिसी बनने के बाद रिजल्ट क्या निकला, कोई स्कीम आई, कोई लॉ बना, वो उसका आउटपुट हो गया। एन आउटकम, आउटकम यानी कि क्या, आउटकम यानी पॉलिसी का एक्चुअल इम्पैक्ट या इफेक्ट क्या निकल कर आया। आउटपुट तो कि लॉ निकल के आ गया, कोई स्कीम निकल के आ गई, आउटकम क्या है, यहाँ दोनों अलग अलग हैं। आउटकम है कि पॉलिसी का एक्चुअल रिजल्ट क्या हुआ, इफेक्ट क्या पड़ा, इफेक्ट इज द आउटकम। अ थ्योरी और मॉडल, कोई मॉडल निकल कर आया, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ पॉलिसी वर्क्स, कि पॉलिसी काम कैसे करती है, मॉडल से हम समझ पाएंगे। एंड अ प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब हो गया पॉलिसी बनाने और इम्प्लीमेंट करने का पूरा सिस्टम। तो ये 10 हॉगवर्ड एंड गन ने स्पेसिफाई, ये 10 इंपॉर्टेंट वो दिए हैं। मतलब पॉलिसी एक ही चीज़ नहीं है, ये एक प्रोसेस है, ये एक डिसीजन है और रिजल्ट, ये सब कुछ है। कोई आप ये नहीं कह सकते पॉलिसी मतलब ये स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो। तो देखिए हॉगवर्ड एंड गुन ने 10 स्पेसिफाई दे दिए, यहाँ पर अलग अलग तरीके से बता दिया पॉलिसी क्या है ना। पॉलिसी का नेचर अब हम देखेंगे, पॉलिसी का नेचर क्या है, राइट।
अलग अलग स्कॉलर्स का व्यूज़ है इसके बारे में, हर स्कॉलर्स ने पॉलिसी को थोड़ा अलग वे में डिफाइन किया है, लेकिन सबका फोकस यही है कि पॉलिसी एक पर्पसफुल एक्शन होती है। हम अगर कहें ना, सबका एक मेन थीम क्या है, वो है पॉलिसी एक पर्पसफुल एक्शन होती है। ओके, चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। यजिकल ड्रॉर की बात अगर हम करें, यजिकल ड्रॉर पॉलिसी क्या वो बताते हैं, पॉलिसी को लेकर वो क्या बताते हैं। हम पी से पॉलिसी समझेंगे यहाँ पे। पॉलिसी को लेकर यजिकल ड्रॉर कहते हैं जनरल डायरेक्टिव्स ऑन द मेन लाइंस ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड। ओके, जनरल डायरेक्शंस, सिंपल वर्ड्स में अगर समझा जाए ना, तो पॉलिसी एक गाइडलाइन है जो बताती है किस डायरेक्शन में काम करना है। पॉलिसी क्या है, एक गाइडलाइन है जो बताती है आपको किस डायरेक्शन में काम करना है। ये कहते हैं यजिकल ड्रॉर। पीटर सेल्फ क्या कहते हैं, पीटर सेल्फ का क्या कहना है वो देखते हैं। पीटर सेल्फ ने क्या कहा है, पॉलिसी क्या है, पॉलिसी एक डायनेमिक गाइड है। वो बताती है, पॉलिसी हमें क्या बताती है कि टाइम के हिसाब से काम कैसे समझा और क्या करना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए। ये टाइम के हिसाब से बात की गई है, डायनेमिक बताया है पीटर सेल्फ ने। चेंजिंग डायरेक्टिव्स एज टू हाउ आस शुड बी इंटरप्रेटेड एंड परफॉर्म्ड, टाइम के साथ बदले हुए माहौल में कैसे चलना है वो गाइड करती है हमें पॉलिसी। अब सर जॉफ्रे विकर्स कहते हैं पॉलिसी क्या है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं पॉलिसी एक डिसीजन पैटर्न है जो किसी इंस्टीट्यूशन के एक्शन को डायरेक्शन, कोहेरेंस और कंटिन्यूटी देता है। डायरेक्शन यानी दिशा देता है, कोहेरेंस यानी एकता देता है, और कंटिन्यूटी यानी लगातार प्रोसेस करते हुए जो वो होता है ना गाइड, वो देता है। तो पॉलिसी क्या है, पॉलिसी एक डिसीजन पैटर्न बताया है इन्होंने। डिसीजन पैटर्न है जो किसी भी इंस्टीट्यूशन को क्या देता है, किसी भी एक्शन को डायरेक्शन देता है, कोहेरेंस देता है एंड कंटिन्यूटी देता है। ओके, डायरेक्शन, कोहेरेंस, कंटिन्यूटी, ये तीन चीज़ें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। सर जॉफ्रे ने कहते हैं, विकर्स कहते हैं पॉलिसीज़ के बारे में। जो कार्ल फ्रेडरिक हैं वो क्या कहते हैं, पॉलिसी के बारे में वो क्या बता रहे हैं, पॉलिसी इक्वल टू क्या, पॉलिसी एक प्लान ऑफ एक्शन बताया है उन्होंने। पॉलिसी को क्या बताया है, एक प्लान ऑफ एक्शन जिसमें इन्वायरमेंट के अंदर चैलेंजेस और चांसेस दोनों होते हैं, और जिसका एम होता है गुड गोल को अचीव करना, अपने गुड गोल को अचीव करना। किसका, कार्ल फ्रेडरिक कहते हैं इसके बारे में कि पॉलिसी क्या है, पॉलिसी एक प्लान ऑफ एक्शन है। प्लान ऑफ एक्शन की बात की गई है जिसमें पूरा जो पर्यावरण है आपका, पूरा जो इन्वायरमेंट है वो आपको बताता है कि कितने चैलेंजेस हमारे बीच में पॉलिसी को लागू करने में, ऑब्स्टिकल्स भी आ सकते हैं, है ना, और चांस भी हमको मिलता है। दोनों होते हैं, चैलेंजेस एंड चांसेस, वो दोनों होते हैं, और जिसका एम होता है, गोल होता है हमारे जो लक्ष्य की प्राप्ति करना, गोल को अचीव करना। कार्ल फ्रेडरिक कहते हैं। जेम्स एंडरसन क्या कहते हैं, जेम्स एंडरसन पॉलिसी के बारे में क्या बताते हैं, वो कहते हैं पॉलिसी एक इंटेंशनल और प्लान्ड एक्शन है। सोचा समझा हुआ इंटेंशनल और प्लान्ड, पहले से प्लान किया हुआ एक्शन है। वो काम जो पहले से आपका तय है, आपने उस चीज़ को पहले से, पर्पसिव है, प्लान्ड एक्शन है, इंटेंशनल है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ली जाता है। वो किस इंटेंशनल प्लान क्यों बनाया जाएगा, भाई आपके सामने कोई प्रॉब्लम है उसको आपको सॉल्व करना है, तो उसके लिए लिया गया पहले से, ठीक है, पहले से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिया हुआ एक्शन पर्पसफुल है, बहुत पर्पसिव कोर्स ऑफ एक्शन बताया है जेम्स एंडरसन ने पॉलिसी को। तो कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्लान बनाए गए होते हैं, वही पॉलिसी होती है। तो हमने अभी ऊपर सारे व्यूज़ पढ़े, इन सबको मिलाकर अगर कहें भी तो पॉलिसी एक क्या है, एक पर्पसफुल एक्शन है जिससे अथॉरिटी वाले लोग, गवर्नमेंट या उसके लीडर्स स्पेसिफिक गोल्स अचीव करने के लिए अडॉप्ट करते हैं। जिनके पास अथॉरिटी होती है वही तो अडॉप्ट करेगा ना। आज आप और हम हैं, अगर हम किसी भी अथॉरिटी में नहीं हैं, हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, तो हम क्या थोड़ी बनाएंगे पॉलिसी, हम नहीं बना सकते, हमारे पास वो अधिकार ही नहीं है, वो एकदम जो कहते हैं ना लीगल अथॉरिटी नहीं है। तो वही बात है, एक पर्पसफुल एक्शन जिसे अथॉरिटी वाले लोग करते हैं, गवर्नमेंट के लीडर्स बनाते हैं, वो स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने के लिए, उनका टारगेट होता है भाई कोई, उसको अचीव करने के लिए वो इस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, वही पॉलिसी है। अगर हम इन सब डेफिनेशन को एक सार के रूप में देखें तो, है ना। पब्लिक पॉलिसी गवर्नमेंट लेवल पे इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट क्या समझती है इसका मतलब,
पब्लिक पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो गवर्नमेंट बनाती है और इम्प्लीमेंट करती है। सरकार ही बनाएगी, सरकार ही उसको इम्प्लीमेंट करेगी। सरकार की पॉलिसी तो सरकार ही बनाएगी, हम तो नहीं बनाएंगे। तो वही बात है, हर पॉलिसी पब्लिक नहीं होती, ये बात ध्यान रखने की है। हर पॉलिसी पब्लिक नहीं होती है, पब्लिक पॉलिसी ही पब्लिक पॉलिसी होती है। वो पॉलिसीज़ जो सरकार के द्वारा बनाई जाती है जनहित में, वही पब्लिक पॉलिसी होती है। सारी पॉलिसी पब्लिक नहीं होती है। क्या पता कोई एक कंपनी है, वो अपनी वहाँ की प्राइवेट कंपनी के लिए कोई अलग ही पॉलिसी चला रहा हो, तो उसको आप पब्लिक थोड़ी कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। भाई वो अपनी कंपनी की उसके लिए कर रहा है ना, अपनी कंपनी के उसके अच्छा प्रशासन चले उसकी कंपनी का, तो वो तो प्राइवेट हो गई, उसमें लोगों का फ़ायदा थोड़ी है। इसीलिए हर पॉलिसी पब्लिक नहीं होती, वेरी इंपॉर्टेंट बात। ओके, अब डेविड ईस्टन जो हैं वो क्या बताते हैं। डेविड ईस्टन 1957 की बात करते हैं। इसमें इन्होंने डिफाइन कैसे किया है पब्लिक पॉलिसी को, देखिए ये बताते हैं कि अथॉरिटेटिव एलोकेशन। अथॉरिटेटिव एलोकेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ एलोकेशन की स्पेलिंग गलत है। अथॉरिटेटिव एलोकेशन मतलब गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है डिसाइड करने की। वैल्यू क्या सोसाइटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी वैल्यूज़ हमारी जस्टिस, इक्वालिटी, वेलफेयर, ये। और होल सोसाइटी का मतलब पूरे देश के लिए डिसीजन। सिंपल भाषा में अगर समझे ना, तो गवर्नमेंट जब डिसाइड करती है कि रिसोर्सेज, पावर और वैल्यूज़ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो वो पब्लिक पॉलिसी होती है। ये डेविड ईस्टन 1957 में डिफाइन करते हैं पब्लिक पॉलिसी के बारे में, कि गवर्नमेंट जब सोच ले कि मुझे कैसे रिसोर्सेज को किन मूल्यों के आधार पर पूरे समाज में बांटना है, वो क्या है, वही पब्लिक पॉलिसी होती है। अथॉरिटेटिव यानी जिसके पास अथॉरिटी है, गवर्नमेंट की बात की गई है यहाँ पे अथॉरिटी का मतलब। अब हम बात करेंगे कि ईस्टर्न के अथॉरिटीज़ का कंसेप्ट 1965 की अगर बात किया जाए तो क्या था, अथॉरिटी के कंसेप्ट से वो क्या समझते हैं। ईस्टर्न के अकॉर्डिंग, जो डेविड ईस्टन हैं उनके अकॉर्डिंग, अथॉरिटीज़ वो लोग होते हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम में डिसीजन मेकिंग करते हैं। मैंने पहले ही कहा था अथॉरिटी जिसके पास है, जिसके पास अथॉरिटीज़ मतलब वो लोग जो पब्लिक के लिए या फिर गवर्नमेंट के लिए डिसीजन मेकिंग करते हैं, हम सब के लिए, जनता के लिए। जैसे कि कोई बड़े चीफ्स एग्जीक्यूटिव हो गए, लेजिस्लेटर्स, जजेस, एडमिनिस्ट्रेटर्स, मोनार्क्स, काउंसिलर्स, एल्डर्स, बड़े लोग, राइट, जिनके पास अथॉरिटीज़ होती है हर चीज़ की। ये लोग रोज़ के पॉलिटिकल अफेयर्स हैंडल करते हैं। इनका बस काम यही है कि पॉलिटिकल अफेयर्स को हैंडल करना, जो घटनाएं घट रही है। सिस्टम के मेंबर्स, सिटीजन्स इन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं, जो सिस्टम होता है ना, वो लोग इन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं। इनके डिसीजंस बाइंडिंग यानी कि मानने लायक होते हैं। मानने लायक मतलब आप मानेंगे, बाइंडिंग होते हैं, आपको मानने पड़ेंगे इनके डिसीजंस, क्योंकि इनके पास क्या है, इनके पास अथॉरिटी है। जब तक वो अपने रोल्स के लिमिट में काम करते हैं, अपना उनका रोल है, वो अगर अपने लिमिट में काम कर रहे हैं ना, ज़्यादा लिमिट से क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तब तक आपको उनके डिसीजन मानने पड़ेंगे। पर अगर वो अपने लिमिट से बाहर काम कर रहे हैं, जिनका मतलब मान लीजिए किसी एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटर का काम, प्रशासक का काम स्कूल तक की पॉलिसी बनाने का था, अब वो स्कूल से कॉलेज पे चला जाएगा तो कॉलेज वाले क्यों मानेंगे उसकी बात। भाई तुम्हारा काम था स्कूल में रहो, तुम बाहर क्यों आए, है ना। फॉर एग्जाम्पल, कहने का मतलब समझने के लिए ये है कि वो अपने दायरे में रहकर जब तक काम करेंगे, अपने लिमिट में रह के, हमें उनकी बात माननी पड़ेगी। अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो ये हमारा फॉल्ट है। ओके, फिर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। थॉमस डाई की डेफिनेशन समझते हैं, क्या बोलते हैं वो। पब्लिक पॉलिसीज वॉट एवर गवर्नमेंट चूज टू डू और नॉट टू डू। बहुत ईजी है। तो इसका मतलब है कि जो डाई है वो क्या कहते हैं कि पब्लिक पॉलिसी वही है, गवर्नमेंट चूज करती है डू करना है, डू और नॉट टू डू। यानी कि अगर गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती है वो भी पब्लिक पॉलिसी है। गवर्नमेंट कोई भी एक्शन ले भाई, वो क्या है, पब्लिक पॉलिसी है। अगर गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती या इग्नोर करती है तो वो भी एक तरह की पॉलिसी है। गवर्नमेंट ने सोच लिया मुझे ये वाली पॉलिसी पर काम नहीं करना है, ये डिसीजन नहीं लेना है, तो वो भी कुछ सोच समझ कर ही उसने किया है। तो डू और नॉट टू डू, वॉट एवर गवर्नमेंट जो करती है वही पॉलिसी है। इन्होंने सिंपल शब्दों में कह दिया, सारा कुछ गवर्नमेंट पे छोड़ दिया। डाई ने क्या किया, सब कुछ गवर्नमेंट पे छोड़ के कह दिया डू और नॉट टू डू। इससे याद रह भी जाएगी, डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछी जाती है ना, इसीलिए। अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। गवर्नमेंट ने एजुकेशन पे खर्चा बढ़ाया, एक्शन पॉलिसी निकल कर आई।
अब वही एजुकेशन पे खर्चा बढ़ा तो क्या निकली, एक्शन पॉलिसी हुई। गवर्नमेंट ने अनएम्प्लॉयमेंट को इग्नोर कर दिया तो उसने कोई एक्शन ही नहीं लिया, इनएक्शन है, तो ये भी एक पॉलिसी है, डिसीजन है ना। अब हम बात करेंगे रॉबर्ट लाइनबेरे का व्यू क्या है। देखिए रॉबर्ट लाइनबेरे कहते हैं गवर्नमेंट का करना और न करना दोनों ही पॉलिसी के पार्ट हैं। ये भी सेम बात कहते हैं, जैसे कि कभी एक्शन लेना भी पॉलिसी है, कभी एक्शन ना लेना भी पॉलिसी है। सेम बात जो थॉमस डाई ने कही, डू और नॉट टू डू, कुछ करे तो भी पॉलिसी, ना करे तो भी पॉलिसी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर इन सभी डेफिनेशन से हमें समझ में आना चाहिए, इनमें एक डाइवर्जेंस है कि जो बिटवीन गवर्नमेंट जो है, व्हाट गवर्नमेंट डिसाइड टू डू और व्हाट दे एक्चुअली डू, क्या सिर्फ डिसाइड करती है और वास्तव में कुछ करती भी है, ये है। तो नेक्स्ट हम 1.3 नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी की बात कर लेते हैं। नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी क्या है? देखिए पब्लिक पॉलिसी का मतलब होता है, क्या है पब्लिक पॉलिसी का नेचर, प्रकृति कैसी है इसकी। इसका मतलब है गवर्नमेंट के वो एक्शंस और रूल्स या डायरेक्शन जो लोगों के लिए लिए जाते हैं, ये हमने ऊपर अभी इसकी बात की थी, है ना। तो ये पॉलिसी जनरल भी हो सकती है और स्पेसिफिक भी हो सकती है, मतलब किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ के लिए भी बनाई जा सकती है और जनरल भी हो सकती है। सिंपल या कॉम्प्लेक्स, रिटन और अनरिटन, पब्लिक या प्राइवेट, ये पॉलिसीज़ का नेचर अलग अलग तरीके से हो सकता है, कैसी भी हो सकती है, ब्रॉड और नैरो, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, तो इस तरह से हो सकती है, रिटन, अनरिटन, ऐसी, राइट। लेकिन यहाँ हम सिर्फ पब्लिक पॉलिसी की बात कर रहे हैं, मतलब जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या करना है और कैसे करना है। गवर्नमेंट के एक्शन 3 कैटेगरीज में, 3 कैटेगरीज के अंदर हम कह सकते हैं कि बांटा जा सकता है। गवर्नमेंट के एक्शंस को 3 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। फर्स्ट क्या है कि फर्स्ट है स्पेसिफिक पॉलिसी बेस्ड, यानी एक स्पेसिफिक जगह पर, स्पेसिफिक होना चाहिए बहुत ज़्यादा, स्पेसिफिक पॉलिसी बेस्ड एक्टिविटीज़, जैसे कि एजुकेशन पॉलिसी, ये सिर्फ एजुकेशन के फील्ड पर बनेगी। हेल्थ पॉलिसी हेल्थ के फील्ड पर बनेगी, है ना। ये क्लियर और डिफाइंड होती है, पहले से डिफाइंड होती है और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक यानी क्लियर होती है। फिर आती है जनरल एक्टिविटीज़। जनरल एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटी जनरल इन नेचर होती है, जो कि जैसे ओवरऑल वेलफेयर करना है, इक्वलिटी को प्रमोट करना है, जनरल थिंग है ये, है ना। जैसे कि बोर्ड और जनरल लेवल पर होती है, ब्रॉड होती है और जनरल लेवल पे होती है, थोड़ी बड़ी होती है, वाइड रेंज की होती है। ओके, नाउ एग्जाम्पल की सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस जो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल को नई इंटरप्रिटेशंस देते हैं, ये भी एक टाइप की न्यू पॉलिसी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल से हमने इसको समझा। पब्लिक पॉलिसी का जो हम कह सकते हैं एक तरीके से जनरल एक्टिविटीज़ में ब्रॉड और जनरल लेवल पर होती हैं, और थर्ड टाइप की है वेग पॉलिसी। इसमें इस तरह की पॉलिसीज़ जो बहुत ही ज़्यादा वेग और एम्बिगियस पॉलिसीज़ होती है, थोड़ी काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स होती है। ये सुप्रीम कोर्ट वाला एग्जाम्पल वेग और एम्बिगियस टाइप की पॉलिसीज़ के लिए है, जिसमें कभी कभी गवर्नमेंट के डिसीजन क्लियर नहीं होते, वो टाइम के साथ इवॉल्व होते रहते हैं, है ना, टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, क्लियर नहीं है, चेंजिंग नेचर है। कभी कभी कोई भी डिसीजन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो बाद में जाके बन जाते हैं, तो वो टाइम के साथ है। हाउएवर इन प्रैक्टिस, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस में देखें, पब्लिक पॉलिसी ब्रॉड या नैरो दोनों हो सकती है, यानी कि ब्रॉड भी हो सकती है और नैरो भी हो सकती है, राइट। इसका मतलब ब्रॉड पॉलिसी का मतलब क्या होता है? देखिए ब्रॉड पॉलिसी जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इक्वालिटी, लिबर्टी, सेल्फ रिलियंस, ये सब। और नैरो पॉलिसी क्या होती है? जैसे चाइल्ड लेबर, प्रिवेंशन, रोड सेफ्टी, ये सब नैरो पॉलिसी के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, है ना। लेवल्स ऑफ पॉलिसी क्या होती है? लेवल ऑफ पॉलिसी, हर लेवल पर अपनी पॉलिसी होती है। हर लेवल, जैसे हमारे सरकार में जितने भी लेवल हैं, उसके हर लेवल पर अपनी एक खुद की पॉलिसी होगी। सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल, हमारे 3 है ना ट्राइंगल में, सेंटर सबसे ऊपर, मिडिल में स्टेट एंड देन लोकल लेवल। तो सबके अपने अपने हिसाब से पॉलिसीज़ होती हैं हर लेवल की। मेगा पॉलिसीज़ क्या होती है? देखिए मेगा पॉलिसी नाम आता है। व्हाट इज़ मेगा पॉलिसी? जिसे मास्टर पॉलिसी भी कहा जाता है। इसका एक और नाम है जिसका है मास्टर पॉलिसी। मेगा पॉलिसी एक मास्टर पॉलिसी होती है। ये मेगा पॉलिसी क्या है? एक मास्टर पॉलिसी है
जो सब स्पेसिफिक पॉलिसीज़ के लिए गाइडलाइंस या डायरेक्शन सेट करती है। जितनी भी पॉलिसीज़ होती है ये उनके लिए गाइडलाइंस सेट करती है, इसीलिए इसका क्या नाम है, मेगा पॉलिसी, मास्टर पॉलिसी इसका नाम रख दिया गया है। बाकी आने वाली मेगा पॉलिसी के बाद आने वाली जितनी पॉलिसीज़ हैं उनके लिए डायरेक्शन, निर्देशन सेट करना, गाइडलाइंस तैयार करना। जैसे कि नेशनल डेवलपमेंट पॉलिसी एक मेगा पॉलिसी है, ये बड़ी पॉलिसी है, नेशनल डेवलपमेंट पॉलिसी NDP। ये नेशनल डेवलपमेंट पॉलिसी क्या है, एक मेगा पॉलिसी हो सकती है जिसके नीचे बाकी आने वाली अदर एजुकेशन की पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी, कोई भी सेक्टर की पॉलिसी इसके नीचे काम करेगी। तो ये क्या है, एक मेगा पॉलिसी के रूप में हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल से हमने समझने की कोशिश की है नहीं है अभी। पब्लिक पॉलिसी का नेचर कैसा होता है, पब्लिक पॉलिसी का नेचर कैसा होता है, पब्लिक पॉलिसी गोल ओरिएंटेड होती है। भाई साफ बात है, ये गोल ओरिएंटेड है, गोल के ऊपर काम कर रही है ये पॉलिसीज़, उद्देश्य के लिए, कुछ अचीव करने के लिए बनाई जाती हैं, गोल ओरिएंटेड होती हैं। पॉजिटिव फॉर्म होता है इनका। पॉजिटिव फॉर्म का मतलब क्या होता है, जब गवर्नमेंट एक्टिवली एक्शन लेती है, जैसे लॉ बनाना, स्कीम लॉन्च करना, सब्सिडरी देना, ये सब। फिर नेगेटिव फॉर्म क्या हो गया, जब गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कुछ नहीं करना है, तो जब गवर्नमेंट करेगी तो वो पॉजिटिव एक्शन होगा, ठीक है, पॉजिटिव फॉर्म होगा। अब जब गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी तो क्या होगा, नेगेटिव एक्शन। जब कुछ ना करना हो तो नेगेटिव फॉर्म बोलेंगे उसे। जब गवर्नमेंट डिसाइड करती है कुछ नहीं करना, जैसे कई प्रपोजल रिजेक्ट कर देना या इग्नोर करना, वो गवर्नमेंट के ऊपर होता है। पब्लिक पॉलिसी लीगली बाइंडिंग होती है। इनको भाई ये आप अगर ये लीगली कोएर्सिव है, मतलब आपको मानना पड़ेगा इनको, अगर ये पब्लिक पॉलिसी है तो लीगली बाइंड है ये, मतलब सिटीजन्स को उसको फॉलो करना ही पड़ता है। जैसे कि कोई टैक्स देना है तो टैक्स देना मैंडेटरी है, अगर नहीं दोगे तो पनिशमेंट मिलेगी आपको। अगर टैक्स आपको देना है, ये पॉलिसी है, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप टैक्स नहीं दोगे तो क्या होगा, आपको फिर पनिशमेंट मिलेगी। तो ये लीगल पावर और लेजिटिमेसी ही गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को प्राइवेट एक्शन से अलग बनाती है। भाई प्राइवेट में तो टैक्स नहीं भी दोगे, कोई कंपनी है उसमें अगर लग रहा है कोई टैक्स प्राइवेटली, नहीं भी दोगे तो कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको वैसे। लेकिन अगर आपने नहीं लीगल वे में नहीं दिया कुछ भी पब्लिक पॉलिसी में, तो भाई सरकार से पनिशमेंट तो मिलेगी। पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग क्या है ये समझते हैं थोड़ा। देखिए ये कंसेप्ट क्या है, पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग दोनों रिलेटेड हैं आपस में एक दूसरे से, दोनों क्या हैं, जुड़े हुए हैं आपस में, लेकिन सेम नहीं होते हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं। डिसीजन मेकिंग क्या है, एक सिंगल डिसीजन लेना, जैसे एक प्रॉब्लम के लिए एक सोल्यूशन को चूज करना, वही डिसीजन मेकिंग है। और पॉलिसी मेकिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस जिसमें लार्जर फ्रेमवर्क और डायरेक्शन सेट की जाती है। यानी पॉलिसी मेकिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग का एक प्रोसेस है, किस तरह डिसीजन लिया जाए ये एक प्रोसेस है जिसमें लार्जर बड़े फ्रेमवर्क और डायरेक्शन सेट किए जाते हैं इसके अंदर पॉलिसी मेकिंग में, राइट। हर डिसीजन पॉलिसी नहीं होता, याद रखने की बात है कि हर डिसीजन जो है ना वो पॉलिसी नहीं होता है, हर डिसीजन पॉलिसी नहीं हो सकता। लेकिन हर पॉलिसी के अंदर कई डिसीजन इंक्लूड होते हैं। हर डिसीजन पॉलिसी नहीं हो सकता, हर पॉलिसी के अंदर कई डिसीजन इंक्लूड होते हैं, हो सकते नहीं है, होते हैं। पॉलिसी में डिसीजन इंक्लूड होते हैं, लेकिन डिसीजन में पॉलिसी इंक्लूड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे एंडरसन के अकॉर्डिंग, हम एंडरसन की बात करते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है क्या है कि पॉलिसी डिसीजंस आर दोज मेड बाय पब्लिक ऑफिशियल्स दैट गिव डायरेक्शन एंड कंटेंट टू पब्लिक पॉलिसी एक्शंस। यानी कि पॉलिसी डिसीजन वो होता है जो रूल्स, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, लॉ, कोड, जजमेंट के फॉर्म में गवर्नमेंट के एक्शन को गाइड करता है। ओके, बहुत इजीली हमने समझा कि वो डिसीजन होता है, पॉलिसी का डिसीजन वो डिसीजन है जो रूल के बेस पर, एग्जीक्यूटिव बेस पर, लॉ के, कोर्ट के ऑर्डर के बेस पर, जजमेंट के बेस पर फॉर्म में गवर्नमेंट के एक्शन को गाइड कर रहा है, गाइडेंस देना गवर्नमेंट के एक्शंस को। अब हम बात करते हैं कि पॉलिसी और गोल्स में क्या है, पॉलिसी क्या है, गोल्स क्या है। पॉलिसी और गोल में क्या फ़र्क होता है, दोनों में क्या है, ये डिफरेंस नहीं समझ में आएगा ना ऐसे, तो पढ़ते हैं। देखिए गोल्स यानी ऑब्जेक्टिव, लक्ष्य, है ना। क्या है गोल्स यानी
ऑब्जेक्टिव और हमारे लक्ष्य ये एंड रिजल्ट होते हैं। क्या होते हैं? एंड रिजल्ट होते हैं, जो लास्ट में निकल कर आते हैं। मतलब हम क्या अचीव करना चाहते हैं। आप जेआरएफ करना चाहते हैं तो ये आपका एंड रिजल्ट क्या है? जेआरएफ का रिजल्ट है ना। तो ये रिजल्ट, ये जो एंड है रिजल्ट होते हैं, मतलब हम क्या अचीव करना चाहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, गरीबी कम करना, एजुकेशन सबको देना, हेल्थ इंप्रूव करना, ये आपके एंड गोल हैं। पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी क्या है? ये मीन्स या मेथड होते हैं। मीन्स होते हैं या मेथड होते हैं जिसके द्वारा हम अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं, एंड तक पहुंच सकते हैं। पॉलिसी एंड गोल्स में यही डिफरेंस होता है, राइट। पॉलिसी मतलब वो मीन्स और एंड्स जिसके द्वारा हम उस गोल को अचीव करेंगे। गरीबी कम करने के लिए मनरेगा जैसी योजना लेकर आना, है ना। मनरेगा जैसी योजना लेकर आना से क्या होगा? गरीबी कम होगी। गरीबी कम करना आपका गोल हो सकता है, और गरीबी कम करने के लिए जो योजनाएं आप बना रहे हैं वो आपकी पॉलिसीज़ हैं, राइट। जैसी योजना बनाना एक पॉलिसी हो गया। देखिए, गोल बताता है कि क्या अचीव करना है और पॉलिसी बताती है कि कैसे मिलेगा। बस यही चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। गोल क्या बताएगा? कैसे, क्या अचीव करना है, क्या का वेट क्या, और पॉलिसी क्या बताएगी? कैसे। बस यही इनके बीच में डिफरेंस है। अब देखिए क्या है, हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है किसके किसके बीच में। हमें पॉलिसी के बीच में, गोल्स के बीच में और वैल्यूज़ के बीच में। इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन हो सकता है, क्या लगता है आपको, वो देखना है। पॉलिसी और गोल्स दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। देखिए, इनमें से जो ये पॉलिसी और ये गोल्स है ना, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों अलग अलग भी हैं। ये दोनों अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पॉलिसी हमेशा गोल्स के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। पॉलिसी हमेशा गोल्स के अकॉर्डिंग बनाई जाएगी। ये गोल्स को प्राप्त करने के लिए तो हम पॉलिसी बनाते हैं, वरना क्यों बनाएंगे। तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं लेकिन अलग अलग हैं, राइट। और गोल्स का फाउंडेशन होता है वैल्यू। देखिए, PGV, एक हो गई पॉलिसी, एक हो गया गोल्स, दूसरा हो गया वैल्यू। देखिए, अब मैं समझाती हूँ आपको कि पॉलिसी और गोल्स ये तो आपस में जो है ना एकदम जुड़े हुए हैं, क्योंकि पॉलिसी क्यों बनाएंगे? गोल्स को अचीव करने के लिए, राइट। तो ये आपस में जुड़े हुए होते हुए भी अलग अलग हैं। लेकिन जो वैल्यू होती है, जो वैल्यू है, ये हमारी वैल्यू जो है गोल्स का फाउंडेशन होता है। इसका गोल्स का फाउंडेशन क्या है? वैल्यू। कि वैल्यू पे चलकर ही हम अपने अचीव कर सकते हैं। मतलब फाउंडेशन हमारी वैल्यू रहेगी गोल्स को अचीव करने की। हमें वैल्यू को इग्नोर नहीं करना है। वैल्यू में क्या क्या आ गया? वैल्यू में आपकी इक्वालिटी आ गई, राइट, फ्रीडम आ गई, जस्टिस आ गया, ध्यान में रखते हुए वेलफेयर, कल्याण को ध्यान में रखना है। तो वैल्यूज़ वो बिलीव्स या प्रिंसिपल होते हैं जो बताते हैं क्या सही है और क्या गलत है। वैल्यू के द्वारा आपको क्या पता चलेगा कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है, राइट। ये इम्पॉर्टेंट है और ये बताते हैं क्या इम्पॉर्टेंट है क्या नहीं। ये कौन बताता है हमें? जब हम पॉलिसी बनाते हैं, ये हमें वैल्यूज़ बताते हैं। हमारे वैल्यूज़ में समानता, स्वतंत्रता, न्याय, कल्याण, ये सब आता है। इन्हीं वैल्यूज़ के बेस पर गोल्स सेट किए जाते हैं। अगर हम वैल्यूज़ के बेस पर इनका बेस मान के, वैल्यू को हम नीचे रख के इनका बेस मानकर अपने गोल को सेट करते हैं। ये याद रखना है कि वैल्यूज़ हमारे बेस होते हैं और गोल्स इनके ऊपर बनाए जाते हैं। और इन्हीं गोल्स को प्राप्त करने के लिए क्या बनाई जाती है? पॉलिसीज़। आई होप ये जो वैल्यू, गोल और पॉलिसी के बीच का जो आपको समझ में आ गया होगा क्या है, क्या रिलेशनशिप है इनके बीच में। अब देखिए, डिसीजन मेकर्स का रोल क्या होता है इसमें, है ना। डिसीजन मेकर्स क्या रोल निभाते हैं अपना? पॉलिसी बनाने वाले लोग जो मिनिस्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, जजेस, ये सब होते हैं, अपनी वैल्यूज़ और परसेप्शन के बेस पर डिसाइड करते हैं कि पब्लिक के इंटरेस्ट में क्या सही है और क्या गलत है। ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, ये डिसाइड करते हैं खुद के वैल्यूज़ और परसेप्शंस लगाकर। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज जब भी कोई जजमेंट देते हैं तो वो अपने पब्लिक इंटरेस्ट और वैल्यूज़ के बेस पर ही करते हैं ये काम। अपने मनमर्जी से जजमेंट नहीं देते हैं। जो रियल है,
जो पब्लिक इंटरेस्ट में है, जो लोगों की भलाई कर रहा है, जो वैल्यू के बेस पर है, उसके आधार पर वो इक्वालिटी को देख के डिसीजन देते हैं, अपना निर्णय देते हैं। तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। एक यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, एक डायग्राम टाइप का दिया हुआ है, इससे हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या आया है, वैल्यूज़ आई है। फिर क्या है, वैल्यूज़ के हिसाब से हम अपने गोल ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे, फिर उनके हिसाब से हमारी पॉलिसीज़ बनेगी। पॉलिसीज़ जब डायरेक्टिव्स होंगी, उसको डायरेक्टिव एक्शन प्रोग्राम में लाया जाएगा, राइट। वैल्यू क्या हो गए, हमने पढ़ा था वैल्यू, ये बेसिक बिलीव्स होते हैं जो इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, इन्हीं से सब कुछ स्टार्ट होता है, ये बेस होते हैं, राइट। बेस, फाउंडेशन, वैल्यू। देन गोल्स और ऑब्जेक्टिव आ गया। गोल्स और ऑब्जेक्टिव क्या करेगा, वैल्यूज़ के बेस पर डिसाइड होते हैं कि गवर्नमेंट क्या अचीव करना चाहती है। जैसे सबको शिक्षा मिले, तो ये इसका एक ऑब्जेक्टिव हो गया। पॉलिसीज़ क्या हो गई, वो गोल। अब गोल अचीव करने के लिए, इसको अचीव करने के लिए बनाई गई एक प्लान बनता है, कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या करेगा, किस रूल के अंडर करेगा, ये सब चीज़ें इसमें डिसाइड होती है। जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन की प्राप्ति के लिए NEP, है ना। फिर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, पॉलिसीज़ के अंडर दिए जाते हैं, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये पॉलिसीज़ के अंडर दिए जाते हैं। जैसे डिपार्टमेंट्स को कहा जाता है क्या इम्प्लीमेंट करना है, क्या अवॉइड करना है, निर्देश देना, डायरेक्टिव्स देना। फिर एक्शन प्रोग्राम क्या होता है, देखिए लास्ट स्टेज है जहां हम एक्चुअल एक्शन होता है, जहां पर जाके, जैसे मिड डे मील स्कीम है या PM आवास योजना है, ये सब यहाँ पे एक्शन में लिया जा रहा है प्लान को। ये सब इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है, जहाँ पॉलिसी प्रैक्टिकली अप्लाई होती है, राइट। पॉलिसी क्या होती है, प्रैक्टिकली अप्लाई होती है। तो गोल्स से लेके एक्शन प्रोग्राम के बीच में हमने ये पूरा प्रोसेस को समझने की कोशिश की थी। तो ये यानी कि हर एक स्टेज एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये जो स्टेज है ना यहाँ पे दिया हुआ, और इसी चेन को एक इफ़ेक्टिव पॉलिसी, इसी चेन से एक इफ़ेक्टिव पॉलिसी जो है वो बनती है। ये पूरी चेन फॉलो करनी पड़ती है। जब ये पूरी चेन फॉलो हो जाती है ना गाइज, तो इसी को हम क्या कहेंगे, इफ़ेक्टिव पॉलिसी कहेंगे, राइट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट वो है। अब इसको एक समझने के लिए एग्जाम्पल से समझते हैं। वैल्यू है इक्वालिटी, समानता, ठीक है। वैल्यू क्या हो गई, इक्वालिटी। गोल क्या हो जाएगा, हर बच्चे को एजुकेशन मिले। पॉलिसी क्या है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था वो। इसका डायरेक्टिव क्या है, स्कूल्स को फ्री एजुकेशन देनी है 6 से 14 साल के बच्चों को। फिर एक्शन में कब आया, सर्व शिक्षा अभियान, ऐसे से एक पॉलिसी बन के तैयार हो गई। तो ये है वैल्यूज़, गोल, पॉलिसी, डायरेक्टिव, एक्शन। इसी से एक इफ़ेक्टिव चेन निकल कर आती है। आई होप ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिसी मेकिंग एंड प्लानिंग। यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस प्रिंट भी नहीं किया हुआ है, गैप है, तो प्लानिंग होगा यहाँ पर। पॉलिसी मेकिंग, नीति बनाना और प्लानिंग करना। एक क्लियर मतलब क्या है, योजना बनाना और नीति निर्माण करना। बेसिक समझते हैं इसका सबसे पहले। तो देखिए, पॉलिसी बनाना जिसको कहते हैं पॉलिसी मेकिंग का मतलब होता है एक क्लियर डायरेक्शन देना, मतलब गवर्नमेंट ने किस गोल को अचीव करने के लिए क्या एक्शन लिया है, क्या एक्शन लेना है। प्लानिंग का मतलब होता है योजना बनाना, यानी किसी भी प्रोसेस, प्लानिंग भी इसी प्रोसेस का एक हिस्सा है। प्लानिंग भी पॉलिसी मेकिंग का ही क्या है, एक हिस्सा है। एक प्लान बेसिकली एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन होता है जिसमें बताया जाता है कि क्या करना है और कब करना है, क्या कब की बात की जाती है और क्यों करना है, ये सब आता है प्लानिंग में। क्या कब क्यों कौन करेगा, क्या कब कौन करेगा और किस रिसोर्स के साथ करेगा, ये प्लानिंग के अंदर आता है। सबसे पहले क्या आता है कि क्या करना है, फिर आता है कब करना है, व्हेन, फिर क्या आता है कौन करेगा भाई, और फिर किस रिसोर्स के साथ वो मिलके ये प्लान करेगा। तो ये सब प्लानिंग का हिस्सा है। रिलेशन बिटवीन पॉलिसी एंड प्लान। अब पॉलिसी और प्लान के बीच क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है। पॉलिसी और प्लान दोनों कनेक्टेड हैं आपस में, भाई दोनों क्या हैं, कनेक्टेड हैं। प्लान को हम एक पॉलिसी स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। हम प्लान को क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये पॉलिसी का स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। इंडिया जैसे देश में हमारी 5 ईयर प्लान्स थे।
अब नीति आयोग टाइप अप्रोच में भी हर प्लान के अंदर स्पेसिफिक पॉलिसी निकल के आती है। फॉर एग्जाम्पल से समझें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP एक पॉलिसी है, पर जब गवर्नमेंट उस पर प्रोजेक्ट्स और बजट बनाती है तो वो प्लानिंग के थ्रू होता है। उस पॉलिसी के ऊपर जब बजट बनाया जाता है या फिर कुछ भी, तो वो प्लानिंग के थ्रू ही होगा उस पॉलिसी के ऊपर, राइट। आई होप इसको समझ में आया होगा। प्रॉब्लम्स इन प्लानिंग डॉक्यूमेंट। अब हमारे सामने प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं जब भी हम प्लानिंग करते हैं, तो कभी कभी प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स में गोल्स या पॉलिसीज़ क्लियरली नहीं लिखी होती हैं। हमारे प्लानिंग के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है, आपके जो गोल्स होते हैं, आपके जो पॉलिसीज़ वो क्लियरली लिखी हुई नहीं होती, वेग होती है, बहुत अस्पष्ट होती है, स्पष्टीकरण नहीं मिलता सही से, अस्पष्ट होती है, कॉन्ट्रडिक्टरी भी होती है, विरोधाभासी होती है। एक प्लान में लिखा हो कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन दोनों मैक्सिमाइज करेंगे, पर दोनों गोल्स एक साथ मुश्किल हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी आपको करनी है और एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन भी करनी है, तो आपस में ये क्या है, विरोधाभासी चीज़ें हैं। जहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी तो पॉल्यूशन होगा, अब जहाँ पॉल्यूशन होगा वहाँ आप इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन की बात कर रहे हो, तो ये दोनों पॉलिसी एक साथ कैसे चल सकती है भाई, नहीं चल सकती है ना। तो ये होता है कॉन्ट्रडिक्शन होना, ये होता है अस्पष्ट होना आपस में एक दूसरे से, ये होता है इसके अंदर। देन हम बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट प्लान एग्जाम्पल की। देखिए एक प्लान है, एक नेशनल डेवलपमेंट प्लान अक्सर अलग अलग प्रोजेक्ट्स और टारगेट का कलेक्शन होता है, जैसे एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब अलग अलग टारगेट हैं इनके। पर जब तक उन सब के नीचे एक क्लियर पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं होता तब तक वो प्लान इंटीग्रेट स्कीम नहीं बन पाता। देखिए अलग अलग नेशनल डेवलपमेंट एक प्लान हो गया कि आपको करना है, एक प्लान है, अलग अलग प्रोजेक्ट इसके अंदर काम करेंगे, अलग अलग प्रोजेक्ट्स काम करते हैं, अलग अलग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स सब अलग अलग, पर जब तक उन सब के नीचे क्लियर पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं होगा, एक क्लियर मेन पॉलिसी नहीं होगी, तब तक वो प्लान को सबको मिलाकर इंटीग्रेट कर कर एक प्लान बनाना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो इम्पोर्टेंट बात समझने की यही है कि सक्सेसफुल पॉलिसी मेक फॉर सक्सेसफुल प्लान्स, ठीक है। सक्सेसफुल पॉलिसी मेक्स फॉर सक्सेसफुल प्लान्स मतलब अगर पॉलिसी स्ट्रॉन्ग और क्लियर है, अगर आपकी जो पॉलिसी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत क्लियर है, तो क्या होगा, तभी प्लान जो है आपका वो इफ़ेक्टिव बनेगा, राइट। पॉलिसी को एकदम बढ़िया क्लियर बनना पड़ेगा, तब जाके आपका प्लान बहुत इफ़ेक्टिव होता है, सक्सेसफुल प्लान बना पाएंगे आप। सिर्फ पैसा और इन्वेस्टमेंट देने से कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं बनता है, उसके लिए पॉलिसी डायरेक्शन भी ज़रूरी होती है, पॉलिसी को क्लियर कट करना भी ज़रूरी होता है, तब जाके एक बढ़िया प्लान बनेगा। समझ में आ गई होगी आई थिंक आपको प्लान और पॉलिसी के बीच की कहानी। आइए अभी बात करते हैं कि पॉलिसी एनालिसिस और पॉलिसी एडवोकेसी क्या होती है। यहाँ दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आप देख रहे हैं, पॉलिसी एनालिसिस है और पॉलिसी एडवोकेसी है। दोनों अलग अलग हैं लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं। आइए देखते हैं कैसे हैं। सबसे पहले तो बात करें पॉलिसी एनालिसिस की, नीति विश्लेषण इसे हिंदी में कहते हैं। क्या है ये? पॉलिसी एनालिसिस का मतलब होता है एक पॉलिसी के इम्प्लीमेंट को समझना, एक पॉलिसी के इम्पैक्ट को समझना, नॉट इम्प्लीमेंट, इट्स इम्पैक्ट, क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका। पॉलिसी एनालिसिस का मतलब होता है एक पॉलिसी के इम्पैक्ट को समझना, उसका इवैल्यूएशन करना और उसकी इफ़ेक्टिवनेस को चेक करना, उसका मूल्यांकन करना। एक पॉलिसी का मूल्यांकन करना, उसकी इफ़ेक्टिवनेस, कितना वो इफ़ेक्टिव है उसको चेक करना, राइट, और उसको इवैल्यूएट करना, ये सब चीज़ें इसमें आती है। सिंपल वर्ड में अगर समझना है ना पॉलिसी एनालिसिस का मतलब, तो वो ये है कि क्या पॉलिसी सच में काम कर भी रही है या नहीं, कितना इफ़ेक्टिव लाई, कितना इफ़ेक्ट लेकर आई समाज में, यही चेक करना पॉलिसी एनालिसिस कहलाता है, राइट। चैंडलर एंड प्लानो के अकॉर्डिंग अगर बात करें, चैंडलर एंड प्लानो के अकॉर्डिंग
पॉलिसी एनालिसिस एक डेटा बेस और सिस्टमैटिक मेथड है। ये दोनों क्या कहते हैं पॉलिसी एनालिसिस के बारे में कि बड़ा ही सिस्टमैटिक और डेटा बेस्ड, डेटा पे आधारित, जिसमें हम इंट्यूशन या गैस के बजाय अपने मन के हम इंट्यूशन जजमेंट नहीं लगा सकते कि मेरा मन तो ये कह रहा है, ऐसा नहीं चलेगा इसमें, ये सब नहीं चलता है। इंट्यूशन और गैस वैस नहीं चलेगा इसमें, रिसर्च और डेटा का यूज़ होता है और बड़ा ही सिस्टमैटिक तरीका है पॉलिसी एनालिसिस, राइट, बड़ा ही सिस्टमैटिक। अब बात करते हैं कि पॉलिसी एनालिसिस का यूज़ कहाँ कहाँ आता है, यानी कि यूज़ ऑफ पॉलिसी एनालिसिस। पॉलिसी एनालिसिस 2 स्टेजेस में यूज होती है। पहला है बिफोर डिसीजन, कोई भी डिसीजन लेने से पहले जब पॉलिसी बन रही होती है तो एसेस प्रॉब्लम और ऑप्शंस, टू एसेस प्रॉब्लम्स और ऑप्शंस, राइट, जब पॉलिसी बन रही होती है उस टाइम लिया जाता है ये। फिर आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन, जब पॉलिसी अप्लाई हो गई तो उसको इवेल्युएट करना उसके रिजल्ट को। तो 2 तरीके से हो सकता है पॉलिसी एनालिसिस, एक बिफोर डिसीजन और एक आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन, राइट। अब हम बात करते हैं बेसिक कंसर्न्स की। थॉमस डाई के हिसाब से, थॉमस डाई यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, इन्होंने क्या कहा है, पॉलिसी एनालिसिस का फोकस एक्सप्लेनेशन पर होता है। वो कहते हैं पॉलिसी एनालिसिस का जो फोकस है ना वो कोई भी तरीके से एक्सप्लेनेशन पे होता है, यानी कि एक्सप्लेनेशन प्रिस्क्रिप्शन पर नहीं होता। पॉलिसी एनालिसिस का फोकस एक्सप्लेनेशन देने पर होता है, प्रिस्क्रिप्शन पर नहीं होता। मतलब कि क्या हो रहा है और क्यों, ये समझना, ना कि क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए आइडियल नहीं है, ये सब क्या हो रहा है अभी वर्तमान में क्या हो रहा है उस पर होता है। ये एक रिग्रस और साइंटिफिक अप्रोच होती है। वो कहते हैं कि ये क्या है, एक रिग्रस है और साइंटिफिक अप्रोच है। डेटा और रिसर्च के थ्रू कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप समझाती है कि कॉज और इफेक्ट का क्या रिलेशनशिप है आपस में, वो डेटा के हिसाब से हमें समझ में आता है। ये जनरल प्रपोजिशंस डेवलप करती हैं। जनरल प्रपोजिशंस डेवलप करने का मतलब होता है जैसे कि अगर ये पॉलिसी कंडीशन हो तो ये रिजल्ट आएगा, पहले बताना, इस टाइप के रूल्स को वो करना कि ये पॉलिसी अगर कंडीशन हो तो ये रिजल्ट आएगा। पॉलिसी एनालिसिस नॉट इक्वल टू पॉलिसी एडवोकेसी, वेरी इंपॉर्टेंट कि पॉलिसी एनालिसिस इज़ नॉट इक्वल टू पॉलिसी एडवोकेसी। आइए थोड़ा सा इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। पॉलिसी एडवोकेसी का मतलब क्या है? देखिए, पॉलिसी एडवोकेसी का मतलब होता है, क्या है इसका मतलब, गवर्नमेंट को बताना कि क्या करना चाहिए। इसमें परसुएशन, डिस्कशन, एक्टिविज्म या रिफॉर्म लाने की कोशिश होती है कि गवर्नमेंट को सलाह देना, एडवोकेट करना, एडवोकेसी करना कि क्या करना चाहिए, राइट। और पॉलिसी एनालिसिस मतलब गवर्नमेंट ने जो किया है उसको इम्पैक्ट क्या हुआ वो देखना। ये एक न्यूट्रल साइंटिफिक स्टडी होती है इनकी पॉलिसी एनालिसिस में। तो विल्डवास्की क्या कहते हैं, विल्डवास्की के अकॉर्डिंग उनका कोट है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, द पर्पज ऑफ पॉलिसी एनालिसिस इज नॉट टू इलिमिनेट एडवोकेसी, कहते हैं, बट टू रेज द लेवल ऑफ आर्ग्यूमेंट अमॉन्ग कंटेंडिंग इंटरेस्ट। पॉलिसी एनालिसिस का काम एडवोकेसी ख़त्म करना नहीं है। पॉलिसी एनालिसिस जो है ना वो एडवोकेसी को ख़त्म नहीं करना चाहता है, एडवोकेसी को ख़त्म नहीं करना चाहता है, बल्कि डिबेट का स्टैंडर्ड और क्लैरिटी बढ़ाना है जिससे पॉलिसी के चॉइसेस और अल्टरनेटिव्स बेटर समझे जा सके। पॉलिसी के जो हमारे चॉइसेस हैं, अल्टरनेटिव्स हैं, उनको और समझना वेरी इंपॉर्टेंट, उनके अल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर करना, समझना। अभी हमने इतने डिटेल में पॉलिसी एनालिसिस को समझा तो इसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए, और मैनेजमेंट, पॉलिसी मैनेजमेंट और पॉलिसी एनालिसिस में क्या रिलेशनशिप है वो भी समझ में आ जाए। इसका मतलब तो हमने देखा कि पॉलिसी इश्यूज का डीप स्टडी करो, डेटा एनालिसिस करो और अल्टरनेटिव्स और कंपैरिजन करो। इसका फोकस होता है कंटेंट और सब्सटेंस ऑफ पॉलिसी पर, राइट। देखिए, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि एक तरीके से इनके बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं।
एक तो कह रहा है कि इसका मतलब यही है, एक तो कहता है पॉलिसी के इश्यूज जितने भी होते हैं, पॉलिसी के इश्यूज का डीप स्टडी करो। डेटा की बात करता है ये डेटा की बात करता है और अल्टरनेटिव्स को स्टडी करने की बात करता है। वहीं पॉलिसी मैनेजमेंट क्या है? पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को मैनेज करना और उसकी क्वालिटी को इंश्योर करना। इसका मतलब यही है कि जो भी पॉलिसी बन रही है उसके प्रोसेस को, एक तो प्रोसेस की बात करना, दूसरा उसको मैनेज करना और क्वालिटी को इंश्योर करने की बात की गई है इसमें। फिर उसके बाद हम देखें इसका जो फोकस है, फोकस पॉलिसी एनालिसिस का फोकस किस पर रहता है? कंटेंट और सब्सटेंस ऑफ पॉलिसी पर, कि कंटेंट की बात करना, सब्सटेंस की बात करना, राइट। और मैनेजमेंट का फोकस किस पे रहेगा? प्रोसेस और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिसी मेकिंग, ये भाई प्रोसेस की बात ही करेगा, राइट। मेन रोल होता है पॉलिसी एनालिसिस का इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करना, रिजल्ट निकालना। और पॉलिसी मैनेजमेंट का मेन मकसद होता है इंश्योर करना कि पॉलिसी मेकिंग स्मूथ चल रही है या नहीं, ये इंश्योर करना। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, वो हम समझते हैं। ड्रॉर साहब कहते हैं कि पॉलिसी एनालिसिस क्या है। ड्रॉर बताते हैं, अकॉर्डिंग टू ड्रॉर की बात करें, पॉलिसी एनालिसिस के बारे में इन्होंने क्या बताया है? पॉलिसी एनालिसिस काम करता है, ये क्या काम करता है? ये काम करता है पॉलिसी इश्यूज एग्जामिन करने और अल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई करने पर। इवैल्यूएशन, अल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई करना। और मैनेजमेंट क्या काम करता है? पॉलिसी मैनेजमेंट ये काम करता है, अकॉर्डिंग टू ड्रॉर, पॉलिसी मैनेजमेंट ये काम करता है पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को मैनेज करने पर, ताकि क्वालिटी अच्छी बनी रहे, इंश्योर द क्वालिटी, राइट। प्रोसेस के मैनेजमेंट को अच्छे से देखना कि उस प्रक्रिया में सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है भाई? आपस में इनका क्या इंटर कनेक्शन, इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे पर क्या है इन दोनों की, ये समझना है। पॉलिसी एनालिसिस और पॉलिसी मैनेजमेंट एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं, अधूरे हैं ये एक दूसरे के बिना। पीएम और पीए मीन्स पॉलिसी एनालिसिस और पॉलिसी मैनेजमेंट, ये एक दूसरे के बिना क्या हैं? अधूरे हैं। अच्छी पॉलिसी के कहते हैं ना, अच्छा पॉलिसी मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि पॉलिसी एनालिसिस अच्छी तरह हो। मैनेजमेंट तभी अच्छा होगा जब पॉलिसी का एनालिसिस है ना वो अच्छी तरीके से होगा। और स्ट्रॉन्ग एनालिसिस हेल्प करता है मैनेजमेंट को बेटर पॉलिसी डिज़ाइन करने में। बढ़िया तरीके से आपने एनालिसिस किया ना तो मैनेजमेंट बेटर पॉलिसी डिज़ाइन कर सकता है। एग्जाम्पल से समझेंगे तब क्लियर होगा। मान लो गवर्नमेंट को बेरोजगारी कम करनी है, ठीक है, रिड्यूस करना है अनएम्प्लॉयमेंट को, सरकार को बेरोजगारी जो बढ़ रही है उसको कम करना है। तो पॉलिसी एनालिसिस यहाँ पर क्या होगा? वो ये स्टडी करेगी, यहाँ पर पॉलिसी एनालिसिस ये स्टडी करेगी कि पुरानी पॉलिसीज़ जैसे हैं मनरेगा कैसे बनाए, पुरानी पॉलिसीज़ जो है स्किल ट्रेनिंग एक्सेट्रा कितनी इफ़ेक्टिव रही। तो पॉलिसी एनालिसिस देखेगी पुरानी पॉलिसी कितनी इफ़ेक्टिव रही। और मैनेजमेंट क्या करेगा? पॉलिसी मैनेजमेंट क्या करेगा? यही करेगा, ये डिसाइड करेगा कि नए प्रोग्राम्स कैसे बनाएं, कौन एग्जीक्यूट करे, मॉनिटरिंग कैसे हो, ये सब पॉलिसी मैनेजमेंट डिसाइड करता है। अगर कंक्लूड करें ना आंसर को हम, तो क्या हम समझ के कह सकते हैं पॉलिसी एनालिसिस और पॉलिसी मैनेजमेंट दोनों पॉलिसी मेकिंग के एसेंशियल पार्ट्स हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं, आईएएस ऑफिसर, प्लानर्स के लिए दोनों का नॉलेज ज़रूरी है। जब तक वो पॉलिसी एनालिसिस को नहीं समझ पाएंगे तो पॉलिसी मैनेजमेंट को भी नहीं समझ पाएंगे। दोनों का ज़रूरी है समझना, क्योंकि एक के बिना दूसरे के इफ़ेक्टिव पॉलिसी बनाना बड़ी मुश्किल है। एक के बिना दूसरे की पॉलिसी बनाना बड़ा मुश्किल काम है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्कोप करेंगे, पब्लिक पॉलिसी का स्कोप करेंगे इसमें। तो टिल यहीं तक आप इसे रिवाइज कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।